Hi, this is Shalini and you are watching your own educational channel ज्ञान के मोती। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले इतिहास के वीडियो में अध्याय 14 का आधे अध्याय का अध्ययन कर लिया था। आज की वीडियो में हम बाकी बचे अध्याय का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति, सांस्कृतिक समन्वय, स्थापत्य कला, चित्रकारी तथा साहित्य के विकास पर चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम मुगल कालीन यातायात, व्यापार, मुगल काल मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत संस्कृति, तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक स्थिति आदि बिंदु समाविष्ट हैं, इनका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मुगल कालीन यातायात के अंतर्गत मध्यकाल में यातायात के लिए दो साधन प्रयुक्त होते थे। माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जल मार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जल मार्ग अधिक प्रयुक्त होता था। आइए अब हम मुगल कालीन व्यापार पर चर्चा करते हैं। 17वीं शताब्दी के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए सामान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। इस काल में भारत में महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। शॉल तथा गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया, क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एकाधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों में ले जाया जाता था। साथ ही यह माल चीन, लंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थीं। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा व अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा, लिस्बन से सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, सॉटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहां तक थल मार्ग के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे।
फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। डियर स्टूडेंट्स, सेना, राजस्व, व्यापार तथा कृषि कार्य में सल्तनत काल एवं मुगल काल में क्या अंतर दिखाई देता है, चर्चा कीजिए। मुगल काल मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत हम संस्कृति के बिंदु पर चर्चा करेंगे। मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेशों का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव को शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुल लहक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह मुख्य हैं। इस काल के भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जातीय भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलूकदास, दादू दयाल, रज्जब तथा चैतन्य महाप्रभु आदि भक्ति संत हुए। इसी काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यतानुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करा के स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ पैदा की और यह बताया कि दोनों में काफी कुछ समानता है। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए थे। मुगल काल में भी भारत से विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आए। आइए अब हम मूल्यांकन करते हैं तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी में। जे स्टूडेंट्स, मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण, प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेरे मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तित्व ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देशानुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई है। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति की महत्ता को नहीं समझ सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। यद्यपि भारतीय कारीगर काफी कुशल थे, तथापि उनकी यांत्रिक क्षेत्र में सोच विकसित नहीं हुई थी। भारत का नौसैनिक क्षेत्र में पिछड़ा होना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसके पिछड़ेपन का सूचक था। तोप खाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे।
मुगल सेना के पास भारी तोपें होती थीं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था, तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थीं। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोप खाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थीं और बहुत अच्छी थीं। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। हम मूल्यांकन करेंगे आर्थिक स्थिति का। डियर स्टूडेंट्स, मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ। खेती-बाड़ी में भी सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं और 18वीं सदी में ददनी प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार देशी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और जब वे माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने के बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। चलिए चलते चलते ये भी जान लेते हैं। उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु मुगलकालीन लेखन कला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगलकालीन शासकों ने मदरसों एवं मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। मुगल काल तक भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं, जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए। लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैंगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। डियर स्टूडेंट्स, यहीं पर समाप्त होता है हमारा कक्षा 7 का अंतिम अध्याय, मुगलकालीन समाज एवं संस्कृति। आइए चलते चलते इस पाठ की शब्दावली पर नजर डाल लेते हैं। छापाखाना, प्रेस, ज्योतिष, ग्रहों एवं नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी, स्थापत्य कला, इमारतों आदि के निर्माण की कला, दरगाह, सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक। हम मिलेंगे अगले वीडियो में इसी अध्याय के आवश्यक अभ्यास कार्य के साथ। तब तक के लिए अपना विशेष रूप से ध्यान रखिए।